हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा जो एनएमएमएस की है वो आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको हम बताए थे कि परिमेय संख्या से आपका स्टार्ट है मैथ का, तो हम परिमेय संख्या से आपको लेकर के आए हैं। लेकिन आपको ये भी बताए थे कि एनएमएमएस के एग्ज़ाम में 7th क्लास से भी पूछेंगे और 8th क्लास से भी पूछेंगे। तो हम 7th क्लास को भी यहाँ पर कवर करने का कार्य किया है और 8th क्लास को भी यहाँ पर हम कवर करने का कार्य किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न, सभी प्रश्न जो आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से ही हम चलेंगे और इसको हम विश्लेषण भी करते चलेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है, निम्न में प्राकृतिक संख्या कौन है। ए में है ऑप्शन में 0, बी में है 5, सी में है -5, डी में है 7/5। तो अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हो सकता है कि आप 8 में हैं और कुछ मतलब कि आपको दिमाग में ये निकल गया होगा बात कि प्राकृतिक संख्या, थोड़ा सा हम इसको मतलब कि तरोताज़ा हो लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हम कहेंगे किसको, तो जितने भी गिनती की जा सकने वाली जो संख्याएं हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। हम गिनती कहाँ से करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाते हैं। अब अनंत तक कहने का मतलब कि केवल धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं ही को हम गिनती की जाने वाली संख्याएं हम बोलेंगे, उसमें निगेटिव वाला नहीं जाएगा। तो कहाँ से, 1 से हम गिनती की जा सकने वाली जो संख्याएं सभी वो सभी क्या है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर में है। तो आइए यहाँ से देखते हैं 0, हम गिनती करने के लिए हम 0 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसकी कोई उतनी आवश्यकता नहीं है। हम 1 से लेकर शुरू करेंगे, इसलिए ये हमारा उतना इम्पोर्टेंस नहीं आ रहा अभी। बी में 5 हम गिनती की जाने वाली संख्याओं में गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 आता है, चलिए अभी तक ये आंसर आ रहा है। सी में देखते हैं -5, -5 की हमने बात नहीं की है, माइनस की तो बात ही नहीं की है, हमने बात किया है पॉजिटिव संख्याओं की, तो ये आपका नहीं होगा। डी में 7/5 हमने की है बात है गिनती की जा सकने वाली, तो 7/5 एक भिन्न में है और ये आपका परिमेय संख्या में है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बी 5। निम्न में प्राकृतिक संख्या कौन है, 5 हो जाएगा। चलिए नंबर 2 में आते हैं, निम्न में प्राकृतिक संख्या कौन है। एक और प्रश्न है आपको लिए डाले हैं कि चलो एक में हमने समझा है तो दूसरा का आप आंसर दें। निम्न में प्राकृतिक संख्या कौन है, ए में ऑप्शन है 0.5, बी में है -4, सी में है -3/2, डी में 1। चलिए 5 सेकंड का समय लेते हैं, आप बताइए इसमें कौन होगा। तो चलिए आंसर हम बताते हैं आपको। अभी आपको बताएं कि गिनती की जाने वाली सभी ये संख्याएं जो धनात्मक होती हैं, तो 0.5 ये गलत हो जाएगा, नहीं है गिनती की जा सकने वाली। -4 ये माइनस में आ गया, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। -3/2 ये आपका मतलब कि ये परिमेय संख्या है, -3 में है बटा 2 है। एक आता है गिनती की संख्या 1 से ही शुरू करते हैं, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, डी। तो चलिए आगे का प्रश्न देखें, निम्न में पूर्ण संख्या कौन है। ए ऑप्शन में है 0, बी में है 0.5, सी में है 7/4, डी में है 5/2। कौन है पूर्ण संख्या, तो चलिए हम पहले जानने का प्रयास करते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की बातें करते हैं, तो पूर्ण संख्या हम कहेंगे किसको। देखिए गिनती की जाने वाली जितनी भी संख्याएं थी यानी हम उसको प्राकृतिक संख्या कहते थे, और उसके में हम जोड़ देंगे कितना, 0, उसमें हम शामिल कर देंगे, जोड़ेंगे नहीं, शामिल कर देंगे कितना, 0। तो अब कितना से शुरू हो जाएगा वो, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएंगे पॉजिटिव में। तो 0 जब शामिल हो जाता है तो वो बन जाता है पूर्ण संख्याएं। तो चलिए हम इसमें से देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे निम्न में पूर्ण संख्या कौन है। तो ए में कितना है, 0, हमने क्या बताया, प्रकृति में 0 हम शामिल कर लेते हैं। अब ये शामिल हो गया तो ये आपका पूर्ण में आएगा। फिर देखते हैं और क्या है, कोई 0.5 ये आपका न तो प्राकृत है न तो पूर्ण है। हमने बात क्या किया है, 0 केवल शामिल कर दिया, बाकी तो सब प्राकृत वाला है, तो ये नहीं होगा, ये है आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये 7/4 आपका बट्टा में है, परिमेय संख्या है, ये भी 5/2 क्या है, परिमेय है, तो भिन्न में है। तो हम कहें आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए। निम्न में पूर्ण संख्या कौन है, 0 हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं, निम्न में पूर्ण संख्या का समूह कौन है। समूह कौन है, तो कौन है समूह,
हमने क्या देखा, दोनों को देखा अभी कि 1 2 3 से धनात्मक जितनी भी सारी संख्याएं होंगी वो प्राकृत होंगी, और उसमें अगर हम 0 मिला देते हैं तो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है पूर्ण। अब यहाँ पे देखेंगे निम्न में पूर्ण संख्या का समूह कौन है, 1 2 3 अनंत तक डॉट 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 डॉट, ए में होगा, बी में 0 1 2 3 अनंत तक डॉट 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 डॉट, सी में 1 2 3 फिर चलेंगे, फिर यहाँ पर 0 -1 -2 -3। अब यहाँ डी में सभी, तो आप देखिए मिला करके 1 2 3 से तो शुरू होता है, प्राकृत होता है, 0 हम शामिल कर रहे हैं इसमें, तो ये कौन हो जाएगा, समूह बन रहा है, किसका समूह बन रहा है, पूर्ण संख्या का बन रहा है समूह। यहाँ हम सी को नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें माइनस भी आ चुका है, तो इसलिए सभी न होकर के आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ये हो गया पूर्ण संख्याओं का क्या हो गया, समूह हो गया है। तो चलिए हम 5वां क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर देखें कि निम्न में कौन पूर्णांक का योगात्मक तत्समक है, तो आपने समझा है तत्समक का मतलब क्या होता है कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना करे, जो पहले है वही रहे। तो जोड़ के लिए क्या हो जाएगा 0, और गुना के लिए कितना हो जाएगा 1। कैसे, तो आप देख लिया, हमने जोड़ के लिए बताया, 5 में हम 0 को जोड़ दिया, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, कितना रह गया 5 जोड़ 0 बराबर कितना 5, -5 में हम 0 को जोड़ दिया, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, कितना रह गया -5। अब गुना के लिए कितना होगा, गुना के लिए हम तत्समक निकालते हैं तो कितना होगा, देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर हम 5 में गुना करते हैं 1 से तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, कोई परिवर्तन हुआ। अगर हम -5 में गुना करते हैं 1 से तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, कितना रह जाएगा -5 ही। तो गुना में हम 1 लगाते हैं, गुना करते हैं 1 से तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी गुना के लिए तत्समक कौन हो जाएगा 1, और जोड़ के लिए तत्समक कितना हो जाएगा 0। अगर एक उलट देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं कि गुना के लिए तत्समक हम 0 करते हैं, तो 5 गुने 0 करेंगे, देखिए ये 0 कर दिया ना, तो ये गड़बड़ है। कहता है तत्समक का मतलब कि उसका रूप माने जो पहले था वही रहे, कोई बदलाव उसमें नहीं आए। लेकिन इसको हम जोड़ के लिए करते हैं, तब 5 जोड़ 0 5 का 5 रह जाएगा। तो ये गुना के लिए ये क्या हो गया, गुना के लिए गलत हो गया, जबकि जोड़ के लिए क्या है, जोड़ के लिए सत्य है, जोड़ के लिए सत्य है। कौन सत्य है, जोड़ के लिए 0 सत्य है और गुना के लिए 1 सत्य है। क्लियर हुआ। तो हम आते हैं प्रश्न पे। निम्न में कौन पूर्णांक का योगात्मक तत्समक है, तो पूर्णांक का योगात्मक तत्समक क्या हो जाएगा 0, जोग का, और गुना के लिए कहता था कौन हो जाता 1। क्लियर है, अब आया आपको समझ में। ठीक, चलते हम 6ठा प्रश्न पर। निम्न में पूर्णांक संख्या कौन है, एक मिनट खाली ले ले। निम्न में पूर्णांक संख्या कौन है, 0, 2, -5 या सभी। तो हमने क्या कहा अभी, 0 भी सही इसमें शामिल हो गया पूर्णांक में, 1 2 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव संख्याएं भी सभी हो गया शामिल, और सभी नेगेटिव संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्याएं भी सब क्या हो गया इसमें शामिल हो गया। तो हम कहेंगे आंसर कौन हो जाएगा डी, सभी। निम्न में पूर्णांक संख्या कौन है, तो सभी हो जाएगा। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं। निम्न में पूर्णांक संख्या कौन है, अब इसमें देखिएगा 4/2, बी में 0.2, सी में 7/5 और डी में -1/3। तो ध्यान दीजिए, हमने पूर्णांक संख्या में उन्हीं को केवल शामिल किया है जो 0 भी है उसमें, और सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक के संख्या है। कोई दशमलव उशमलव वाला इसमें शामिल नहीं हुआ है, कोई परिमेय संख्या वाला शामिल नहीं, यानी भिन्न माने कौन वाला, जो मतलब कि कटता नहीं है पूर्ण रूप से, वो शामिल इसमें नहीं है। लेकिन इसमें हम देखेंगे 4/2 तो लिखल है, भिन्न तो है, भिन्न है मान रहे हैं, लेकिन इसको काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। देखिए ध्यान से, ये 4/2 है, 4/2। अब 4/2 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 आगे आ गया ना। 2 क्या है, 2 क्या है, प्राकृत संख्या में भी आएगा और पूर्ण संख्या में भी आएगा। तो पूर्ण और
प्राकृत संख्याएं सभी जाकर शामिल हो जाती हैं, सभी शामिल किस में हो जाएंगे, ये जाकर के शामिल हो जाएगा पूर्णांक में। तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में पूर्णांक संख्या कौन है, तो ई वाला ए हो जाएगा इसमें 4/2। क्यों 0.2 होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में है। 7/5 ये होगा ही नहीं होगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो पूर्ण एकदम नहीं निकल पाएगा। I-1/3 है, तो ये भी इसको हम पूर्ण नहीं लेंगे, सब दशमलव में आ जाएगा। तो इसलिए इसमें कौन आ जाएगा, निम्न में पूर्णांक संख्या कौन है, 4/2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है। -6, -4, -3, -1। अब कौन है सबसे बड़ा पूर्णांक, तो आप ध्यान दीजिए। मान के चलते हैं कि आपके पास में 5 रुपये का कर्जा है और हमारे पास में एक भी पैसा का कर्जा नहीं है, तो बताइए इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, कर्जा वाला बड़ा होगा या हमारे पास में कुछ कर्जा नहीं है हम बड़ा होंगे। तो आंसर होगा सीधा सीधा कि जिसके पास में कोई कर्जा नहीं है, कम से कम नहीं है उसके पास में। 0 कहता है कि नहीं है, हमारे पास में नहीं है पैसा, ठीक है, लेकिन किसी का कर्जा भी नहीं है। लेकिन आपके पास में क्या हो गया, -5 रुपया, माने किसी का बकाया आपके ऊपर चढ़ गया ना, तो वो क्या होगा, जितने बकाया चढ़ेगा उतने माइनस लगेगा। ध्यान दीजिए, जितने बकाया चढ़ेगा उतने माइनस लगेगा। माइनस जिसमें जितना लग जाएगा वहाँ यहाँ देखेंगे, जैसे मान लो -5, तो क्या कह रहा है, अभी 5 रुपये का आपके ऊपर बकाया है। -20, अभी 20 रुपये का आपके ऊपर बकाया है। -100, तो क्या कह रहा है, आपके ऊपर 100 रुपये का बकाया हो गया। अब -5000, आपके पास में कितना का बकाया हो गया, -5। तो ज़्यादा कर्जदार कौन हो गया, -5000। तो सबसे कम किसके ऊपर में कर्जा है, तो -5। तो जिसमें माने जो कम अंक रहेगा उसमें माइनस लगल है वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। माने इससे तो बड़ा ही है ना कि इस पर 5 रुपया कर्जा है, इस पर कितना है, 5 का कर्जा है। लेकिन एगो आदमी वैसा है जो एकदम 0 है, किसी से कर्जा अभी तक नहीं लिया है, तो वो कौन हो जाएगा, 0, इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 सबसे बड़ा है, यानी 6 रुपया का कर्जा लिए हुए हैं। ये -4, 4 इससे छोटा है, माने इससे ही कम लिए हुए है कर्जा। सबसे छोटा कौन है, 1, यानी इस पे डी वाला पर 1 रुपया का कर्जा है। तो आंसर कौन हो जाएगा, कहता है कि इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन हो जाएगा, डी। क्यों हो गया कि इस पे सबसे कम कर्जा है, और सबसे ज़्यादा कर्जा वाला उतने ज़्यादा प्रेशर होगा उसके ऊपर। अच्छा, एक इससे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, ये भी पूर्णांक सही है। 0, -1, -2, -10। फिर वही लगाएंगे तरकीब। 0 इसके पास में कुछ है नहीं, लेकिन कर्जा नहीं है, क्यों, माइनस नहीं लगल है। अब बी में -1, बेचारे के ऊपर में बी पर 1 रुपया का कर्जा हो गया है, माने एकरा से ज़्यादा गरीब ई है, 1 रुपया के लिए गरीब हो गया। सी पर 2 रुपया का कर्जा चढ़ गया, यानी इससे ज़्यादा गरीब है, इससे ए गरीब, एकरा से भी ए गरीब, ये डी वाला इतना है, बेचारा के 10 रुपया का कर्जा हो गया। तो बताइए सबसे कम कर्जा वाला खुशहाल ज़्यादा ना होगा। तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन हो जाएगा, 0। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन हो जाएगा, 0। एक और देखते हैं, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है। अब यहाँ 0 भी है, इसके पास में नहीं है ना, तो मतलब कि बैलेंस है ना कुछ है, और ना तो किसी का कर्जा है। बी में 1 रुपया इसके पास में है, पॉजिटिव न है अंक, 1 रुपया इसके पास में है, माने 0 से बड़ा है। एकरा भी तो नहीं है, ए के पास में नहीं है, लेकिन बी के पास में 1 रुपया है, माने इससे ज़्यादा अमीर ए हो गया। 1 रुपया तो कम से कम है ना। अच्छा, सी, अब सी के पास में 2 रुपया है, यानी 0 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 2 रुपया है, अभी तक सबसे बड़ा कौन हो गया, ये सी। और डी के बेचारे -20 रुपया भी कर्जा में है, -20 रुपया भी कर्जा में है, अपना इसके पास में कुछ है ये नहीं है।
तो यहाँ हम देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है। एकरा में तो 0 था, कोई मतलब कि पॉजिटिव अंक वाला नहीं था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 2। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे 11 में, इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे, रैशनल नंबर। अब परिमेय संख्या के जैसे परिभाषा आप देख लीजिए, थोड़ा सा 7वें क्लास का लाइक है कि वह संख्या जिसे 2 पूर्णांकों के अनुपात में लिखते हैं, वह संख्या जिसको हम 2 पूर्णांक के अनुपात में क्या करते हैं, लिखते हैं, आज इसका हर 0 नहीं होता है। माने इसको हम अनुपात में यानी बट्टा में उसको करके लिखते हैं। यानी मान लेते हैं इसको हम बट्टा में ऐसे दिखा देते हैं, 1 मिनट, इसको हटा दे जरा सा। अब यहाँ ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि 7/5 हमने लिखा, ठीक है। तो 7/5 हमने लिख दिया, तो इसका हर 0 नहीं ना हुआ। हम इसको 7 और 5 के अनुपात में लिखे ना है, अनुपात बट्टा कर दिया, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। इसको हम दूसरा तरीके से हम देखें, जो आपको 8वें क्लास से या इसके ऊपर में हम लोग चलते हैं, कि वह संख्या जिससे P/Q के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, P/Q के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। P/Q के रूप में लिखते हैं या व्यक्त करते हैं, जहां पर P और Q क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, अब कितना पूर्णांक जो आ गया है ना शब्द, तो पूर्णांक सुन करके, पूर्ण संख्या सुन करके, प्राकृत संख्या, ऐसे ऐसे शब्दों को सुन करके हड़बड़ा जाता है कि ले ये सब क्या क्या आ गया, ये सब ऐसा ऐसा सब, इससे हड़बड़ाना नहीं है। पूर्णांक समझिए वही महासागर है जिसमें मतलब कि प्राकृत भी है और पूर्ण संख्या भी है, 0 भी इसमें क्या है, शामिल है। तो P और Q क्या क्या हो सकता है, ये 0 वाला भी हो सकता है, ये मतलब कि 1 से लेकर के अनंत तक ले ये जो जाता है पॉजिटिव संख्या, ये सब भी हो सकता है। अब -1 से लेके -2 से लेके जितना माइनस में बड़ा चला जाए वो सभी आ जाएगा इसमें। तो P और Q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन कहता है कुछ कि Q ये हर जो है नॉट 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को पुनः एक बार समझ लीजिए, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन उसका हर Q जो है 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न में देखें, इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या इसमें कहता है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए 11/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, है परिमेय संख्या, क्योंकि इसका P 11 है या Q कितना है, 3 है। P 11 है, Q कितना है, 3 है। ये है B में -7/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो -7 एक पूर्णांक होता है ना, तो ये -7 एक पूर्णांक है, तो इसका अंश तो है, हर कितना है, 5 है ही नहीं, तो ये भी P में है, ये भी क्या है, Q में। ये दोनों पूर्णांक है, अब बट्टा में भी है, P/Q के रूप में भी है, तो ये पूर्णांक परिमेय है। ये जो दिया हुआ है ये परिमेय है। अब यहाँ देखिए 0 क्या है, 0 ऊपर में अंश है, P में कितना है, 0, Q में कितना है, 2। अब बताइए, तो हमने क्या कहा था, पूर्णांक में 0 भी शामिल था ना, तो इसका 0 क्या हो गया, P 0 है, लेकिन Q 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, C भी परिमेय है। अब यहाँ पर 2/0, अब ये P कितना है, 2, P कितना है, 2, Q कितना है, 0। हमने क्या कहा था कि Q उसका 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें Q इसका क्या है, 0 है, इसलिए ये परिमेय नहीं है। प्रश्न क्या था, इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन हो जाएगा, P, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर मान के चलते हैं कोई पूछे कि 2 परिमेय संख्या है कि
नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि दो परिमेय संख्या है कि नहीं है कि नहीं है। अच्छा, दो तो मान लेते हैं कि यहाँ है पी, यहाँ नहीं पूछे तो एक छिपा हुआ है ना क्यू। क्या था उसमें कि केवल जीरो नहीं होना चाहिए हर, लेकिन इसका हर कितना है, एक। तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। पी और क्यू इसमें भी है, आप बट्टा के रूप में है, तो ये भी हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है ना। केवल एक ही शर्त पर वो नहीं होगा, जब उसका हर जो है अगर जीरो हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्नों को आप हल करेंगे, प्रश्नों को बनाएंगे, तो निश्चित रूप से इस बार का NMMS का जो एग्ज़ाम है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।